नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग सी-टेट के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। आइए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? तो अटलांटिक महासागर को कौन पार किया था? ऑप्शन है वास्को डी गामा, जुयन जंग, क्रिस्टोफर कोलंबस, फाजियान। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है जो भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इन्होंने अमेरिका पहुंच गए थे और अमेरिका की खोज की थी और उसी का नाम नया संसार दिए थे। नया संसार ये भी पूछता है, नया संसार किसे बोला जाता है? तो अमेरिका को बोला जाता है। ठीक। और भारत खोज कौन किया था? तो वास्को डी गामा किए थे। ठीक, ये भारत खोज किए थे। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था? तो मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग कौन किया था? ऑप्शन है चोल, कुषाण, चेर, पांड्य। सही ऑप्शन है चेर। चेर जो थे ये मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग करते थे अपने अभिलेख में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1906 में हुए सोग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। तो 1906 में हुए सोग्राम संगमा के विद्रोह का क्या कारण था? ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना। ऑप्शन बी है नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया। गुजरात में पाटीदार किसानों का अंग्रेज द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह। असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक कानून का विरोध। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध, यही जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन का क्यों विरोध किया गया? ऑप्शन है इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या न के बराबर थी, इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध करने का कारण था कि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, सब के सब अंग्रेज थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ आंदोलन संगठन, दूसरी तरफ सुधारक। इसमें है ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद, युवा बंगाल आंदोलन, सैयद अहमद खान, रामकृष्ण मिशन, हेनरी लुइस विनियन, डिरोजियो, अलीगढ़ आंदोलन, केशव चंद्र सेन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले हम मिलाएंगे ब्रह्म समाज, ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन फॉर
उसके बाद युवा बंगाल आंदोलन, ये हो जाएगा हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। ठीक। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां। ठीक। 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, वयोवृद्ध गांधी नेता पोट्टी श्रीराम लुलू निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश। तो पोट्टी श्रीराम लुलू जो है वो आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए बैठे थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इनकी मांग थी कि इसे भाषा के आधार पर गठित किया जाए। किस आधार पर? भाषा के आधार पर गठित किया जाए। और ये 58 दिन तक हड़ताल किए थे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को इसे भाषा के आधार पर घोषित किया गया। ठीक, ये भी पूछता है डेट कि कब होता बनाया गया था, तो 1953 को बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, बदाहत ए दिन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, बाजी मोहम्मद, मौलाना आज़ाद, सैयद अहमद खां। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो वदाहत ए दिन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे, वो थे मौलाना आज़ाद। ठीक, इनका पूरा नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। यही भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भी इनका नाम पूछता है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, चलिए इनकी एक पुस्तक थी, बहुत फेमस थी। कौन सी पुस्तक थी? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ये बहुत फेमस थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, विषुववृत्त, आर्कटिक वृत्त, मध्य रेखा, मकर रेखा यानी मकर वृत्त, कर्क रेखा यानी कर्क वृत्त। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा वृत्त। और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी। ठीक, और मकर रेखा जो है ये 23.5 डिग्री दक्षिणी माना जाता है। ठीक, और आर्कटिक वृत्त जो है ये 66.5 डिग्री उत्तरी, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक, इसे इक्वेटर भी बोलते हैं। इक्वेटर कुछ भी नाम दे के पूछ लेता है। एक आप लोगों का और है, उसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त, और ये है 66.5 डिग्री। यह है 66.5 डिग्री दक्षिणी। ठीक, ये थे पूरे आपके, जितना मैं बता दिया। अगर हम बात करें थोड़ा सा इसमें और, तो कर्क वृत्त जो है ये भारत के 8 राज्य से होके गुजरता है। 8 राज्य कौन कौन?
तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए आपके। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये सीरियल वाइज है। ठीक, ये पश्चिम से पूर्व जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? इसमें कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? ऑप्शन है, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, देशांतरों के मध्य की दूरियां, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी दिवस कहा जाता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। और कितना समय लगता है? 24 घंटे। ठीक, 24 घंटे लगता है, जिसे पृथ्वी दिन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ वनस्पति के प्रकार हैं, दूसरे तरफ पौधों की प्रजातियां। ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सुंदरी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बबूल, कटीली झाड़ियां महोगनी, मैंग्रोव वन साल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये हो जाएगा महोगनी। ठीक, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये हो जाएगा साल, कटीली झाड़ियाँ बबूल, मैंग्रोव वन सुंदरी। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन महोगनी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन साल, कटीली झाड़ियाँ बबूल, मैंग्रोव वन सुंदरी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? तो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री की बात कर रहा है। ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका में शोध संस्थान बनाया गया है भारत के द्वारा। मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री एक और है, उसका नाम है भारती। ठीक, ये 3 हैं टोटल। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में नीचे दिए गए दोनों कथनों ए और बी का विचार करना और सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है, उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। सही बात है। शीत यानी ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जल से जाती हैं।
शीत जो हैं वो महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जल लेके जाती हैं, ये गलत है। ठीक, तो इसलिए जो है ये ठंडी धाराएं जो हैं ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं, न कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए सही है, बी गलत है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। और जिसको धारा के बारे में पढ़ना है, हमारे प्ले लिस्ट में टी का एक है जो है प्ले लिस्ट, उसमें आप लोग जाके पूरी धारा आराम से पढ़ सकते हैं। पूरी धारा को मैं उसमें मैप पे एकदम दिखाया हूँ अच्छे से। ठीक, और अगर एक बार देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, क्या है? ऑप्शन है लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो ऋतु प्रवास होता जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। मतलब इसमें क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि अपने पशुओं को चराने के लिए उनको चारागाह की जरूरत पड़ती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ शैलों के प्रकार हैं, दूसरी तरफ उदाहरण हैं। अंतर्भेदी आग्नेय शैल चूना पत्थर, बहिर्भेदी आग्नेय शैल बलुआ पत्थर, अवसादी शैलें बेसाल्ट, कायांतरित शैलें ग्रेनाइट। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आइए इसका मिलान करते हैं। जो है अंतर्भेदी आग्नेय ये हो जाएगा ग्रेनाइट, बहिर्भेदी आग्नेय ये हो जाएगा बेसाल्ट, अवसादी शैलें ये हो जाएगा बलुआ पत्थर, कायांतरित शैलें ये हो जाएगा चूना पत्थर। 4 3 2 1 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में चीनूक स्थानीय पवन चलती हैं? तो चीनूक स्थानीय पवन कहाँ चलती हैं? ऑप्शन है बेल्ट, पंपास, प्रेरी, सवाना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रेरी। प्रेरी में जो है चीनूक स्थानीय हवा चलती है। ठीक, ये गर्म एवं शुष्क हवा है। कैसी हवा है? गर्म एवं शुष्क हवा है। ठीक, जो यहाँ के बर्फ़ों को पिघला देती है, इसलिए इसका एक नाम और है चीनूक का। क्या नाम है इसका? एक नाम है हिमभच्छी। हिमभच्छी के नाम से भी पूछता है इसको, इसका नाम है हिमभच्छी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो इसमें कौन सी परत है जो रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? ऑप्शन है समताप मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बाह्य मंडल। रेडियो प्रसारण में जो सहायता करती है वायुमंडल। बाह्य मंडल को जो है आयन मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? सुनहरी जरी किसकी किस्म है? सिल्क की, जूट की, सूती वस्त्र की, नायलॉन की। इसका सही ऑप्शन है सुनहरी जरी
सूती वस्त्र की एक किस्म है, और एक है कैलिको, जो कालीकट के तट पे इसी सूती वस्त्र को कैलिको बोला जाता था। और सुनहरी जरी ये तो बुरहानपुर और भी हैं, एक दो नाम पीछे मैं उस पर चर्चा किया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये वहाँ पे बोला जाता था सुनहरी जरी सूती वस्त्र को। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के से अभिप्राय है। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है, ऑप्शन है पृथ्वी के पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप से, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या से, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। इसका सही ऑप्शन कौन सा है जनसंख्या का? तो जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है कि पृथ्वी के पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक, इस समय सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो वो है बिहार का। कहाँ का है? बिहार का। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382। ठीक, चलिए अगला है, पृथ्वी के सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सतह के निकट से निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है विवृत खनन, कुपकी खनन, आखनन, कूपक खनन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आखनन। पृथ्वी के निकट से जो निकाला जाता है उसे आखनन बोलते हैं। ठीक, चलिए, और जब पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाला जाता है, जब पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाला जाता है तो उसे विवृत खनन कहते हैं। ठीक, जब उसका गहन भेदन होता है, गहन वेधन होता है तो उसे कूपकी खनन कहते हैं, उसे कूपक कहते हैं, उसे कूपक कहते हैं। ठीक, और जब खनिजों का निक्षेप तक पहुंच जाते हैं पूरा अंदर तक, तब उसे कूपकी खनन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है सहकारी क्षेत्र का, बृहत आकार का, लघु आकार का, संयुक्त आकार का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लघु आकार का। टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है? लघु आकार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गलत बताना है जो है। ऑप्शन है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में ही निहित होती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो है तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। गलत है, क्योंकि उसमें लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो कृष्णराज सागर किस पर बनाया गया? ऑप्शन है महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पे कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। ठीक, और इसकी ऊंचाई है 38 मीटर। इसकी ऊंचाई है 38 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005
मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। पुत्र पुत्रियों, पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों, पत्नी पुत्र पुत्रियों तथा बहन बहनों, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों, पत्नी पुत्र पुत्रों तथा भाई भाइयों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पत्नी को मिलेगा, पुत्र को मिलेगा और पुत्री को मिलेगा, सबको समान अधिकार है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इस राष्ट्र नेताओं में से किसने दिया? तो विविधता में एकता बहुत फेमस है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो विविधता में एकता का वर्णन किए थे। और इनकी जो पुस्तक वो थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत फेमस पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत बार पूछता है। चलिए अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती हैं। बी है, जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। ऑप्शन कौन सा है सही? ए सही है, बी गलत है, ए बी दोनों गलत है, ए गलत है, बी सही है, ए बी दोनों सही है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है, बी सही है। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करता है, ये चीज गलत है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता लेता है, ये सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्न दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। केवल केंद्रीय सरकार, ये गलत है। बी है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। याचिका दाखिल करनी पड़ती है किसी न्यायालय में, ये भी गलत है। इसमें दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? तो सुल्ताना का स्वप्न कौन लिखा था? ऑप्शन है, रुकैया सखावत हुसैन, पंडिता रमाबाई, मुमताज अली, राम सुंदरी देवी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रुकैया सखावत हुसैन। ये उन्हीं की कहानी है, सुल्ताना का स्वप्न। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी? ऑप्शन है, ई.वी. रामा, स्वामी पेरियार, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और श्री नारायण गुरु। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा राव फुले का ये पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक, और इसने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज। और इसका कब हुआ था? तो 1973 में की थी।
ठीक, 1973 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। अगला है कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। सी है ऊपरी अदालत के फैसले निचली अदालत को मान्य होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उसके ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा व्यवस्था यही है, ऑप्शन नंबर डी। आपको ऐसा लग रहा है कि निचली अदालत से आप खुश नहीं हैं तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। ऑप्शन है निर्वाचित प्रतिनिधि, देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों का उपयोग करता है, लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी हैं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सरकार के कार्यपालिका अंग से यही अभिप्राय है। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। संविधान का अनुच्छेद 22 जो है ये सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। अब दुर्व्यवहार से बचने का है क्या इसमें कि हिरासत में लेने का कारण आपको बताना होगा और 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समकक्ष पेश करना होगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। चलिए अगला प्रश्न है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष। सही ऑप्शन है प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर ABC कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है वह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, यह लोगों के संबंध और उनकी अंतःनिर्भरता का अध्ययन है, यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए और बी, ABC, BC, AC। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तीनों सही है। इसमें सामाजिक उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप, वो अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, यह लोगों के संबंधों और उनकी आत्मनिर्भरता का अध्ययन है, यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित हैं? ऑप्शन है मनोविज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 64 नंबर का प्रश्न सही है ऑप्शन नंबर बी। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से किसमें संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में है। अगला प्रश्न है आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प का चयन करना आपको। ऑप्शन है यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है, यह तिथि और घटनाओं को याद रखने पर रोचक तरीका है, यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है,
यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। यह वर्तमान का अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। अभी मैं एक इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ जो जैसे निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड हैं उससे आप लोग जो है इसको पूरी अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत जल्दी उसका वीडियो आप लोगों को बना के दे दूँगा। हो सकता है कि आज ही या कल में बना दूँगा। उससे आप जो है ये पेडागॉजी का चाहे जिसमें प्रश्न हो कुल में कर सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग करेंगे। दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। ऑप्शन है, विद्यार्थियों को संवेदनशील बना सके जिससे कि वे उचित आदर्श का पता कर सके, पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सके, कक्षा में मनोरंजक एवं सजीव बन सके और धारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आप जो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपने लोकप्रियता को खो रहा है क्योंकि ऑप्शन है, यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है, यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है, यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का प्रयुक्त वर्णन है? ऑप्शन है, यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुप्रयुक्त वर्णन करता है? तो यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। ठीक, ये इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा करे। ऑप्शन बी है, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। तो ऑप्शन है इसमें केवल ए और न ए न बी, केवल बी और दोनों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? केवल ए सही है, जो है शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा शुरू करे और शिक्षक लड़कों के साथ तथ्य और लड़कियों के साथ भावनाओं का अवश्य बल दे, ये गलत है। ठीक, सभी लोगों को एक समान करना है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? ऑप्शन है, यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। यह पाठ को
वो तो यहाँ लिखा है, ये वाला गलत लगा है। यह पाठ को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? ऑप्शन है चक्रारेख, दंडारेख, समय रेखा आरेख, प्रवाह आरेख। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जो है आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहेंगे। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चक्र रेखा। ठीक, चलिए अगला ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। यह पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्तियों शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। यह एक आनंदमय मूल्यांकन का तरीका है। यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? ऑप्शन है, एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार, भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण, एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 73 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? ऑप्शन है, समकक्षी आकलन, रचनात्मक आकलन, स्व आकलन, संकल्पनात्मक आकलन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्व आकलन। वह स्व आकलन द्वारा अच्छी तरह से जो है प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया? ऑप्शन है, इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बदलाव का सुझाव दिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बदल देंगे? सबसे कम आप बल किस पे देंगे? प्रतियोगात्मकता, सहयोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रतियोगितात्मकता पे सबसे कम बल देंगे, बाकी सब पे सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? कक्षा के दौरान आकलन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सत्र के समाप्त होने पर आकलन। अगला प्रश्न है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान यानी लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित होगी? सर्वेक्षण विधि,
कार्यशाला विधि, प्रतीक अध्ययन विधि, क्षेत्रीय विधि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रतीक अध्ययन विधि। ठीक, अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों यानी इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? ऑप्शन है परियोजना विधि, मानचित्र विधि, समस्या समाधान विधि, स्रोत विधि। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्रोत विधि। अगर ऐतिहासिक तथ्य को पढ़ाना है तो उसके लिए स्रोत विधि सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालयी जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? ऑप्शन है विद्यालय के बाह्य वातावरण, वार्षिक परीक्षा, मुख्य धारा के विचार, विद्यालय की आधारभूत संरचना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय के बाह्य वातावरण से जुड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन है तापमान, वायुदाब, वर्षा, आर्द्रता। इसका सही ऑप्शन है वर्षा। वर्षा को दंड आरेख द्वारा अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। दंड आरेख कैसा होता है? इस तरह से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संबंधी उपागम को चुनिए। ऑप्शन है आदर्श स्थितियों को दर्शाना, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थितियों के उदाहरण को प्रस्तुत करना, मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों को परिचित कराना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? ऑप्शन है हिंदी, प्राकृतिक, पाली, संस्कृत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है आर्यभट्ट जो है वो आर्यभट्टियम नामक पुस्तक, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संस्कृत में लिखे थे। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, सांची, थोटला कोंडा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। सारनाथ में वो अपना पहला उपदेश दिए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया? तो किसको मूवेंदार कहा गया? ऑप्शन है चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य, चेर पाल राष्ट्रकूट, पाल चोर, चोल पांड्य, चोल चेर पांड्य। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, चोल चेर पांड्य। अगला प्रश्न है रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इसमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन है मौर्य, पांड्य, चोल, कुषाण। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। मौर्य के समय में ये सांड का जो है पॉलिश वाला उत्कृष्ट पत्थर पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया? विशिष्टाद्वैत की बात कर रहा है। ऑप्शन है शंकर, अल्लभ प्रभु, रामानुज, बसवन्ना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रामानुज। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के विचारार्थ ये रामानुज हैं। अगला प्रश्न है अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऑप्शन है खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है, पुरातत्व यज्ञों द्वारा
प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष को रखा जाता है। ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? अब लेखागार में जो है इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन है, वह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था, परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। अगला प्रश्न है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय बदंगा के बारे में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ऑप्शन बी है, बदंगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे। इसने सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए गलत है और बी सही है। ए सही है, बी गलत है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए सही है, बी गलत है। बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये सही है। बदंगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसीलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। ये बात गलत है। ठीक, ये रहे आज के 60 प्रश्न जो सोशल स्टडीज़ के थे। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।